नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन तथा लेखन क्षमता का विकास, इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। और यदि आपने डीएलएड की प्रॉपर तैयारी नहीं की है तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि अगर आज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं तो कल आपके पेपर में इसमें से 60 से 70% क्वेश्चंस मैच होने की संभावना रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, हिंदी में स्वर होते हैं, हमें बताना है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी में स्वर होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ओ, औ। ये इतने स्वर होते हैं। इनकी संख्या यदि हम गिने तो 2, 2 4, 2 6, 3 9, 2 11। तो सामान्यतः हिंदी में 11 स्वर होंगे। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ख। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, अर्थात जब हम उच्चारण करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें कौन कौन से अवयवों की आवश्यकता पड़ती है? काकल, कंठ, दंत या फिर सभी? तो ये सभी ही हमारी सहायता करते हैं हमें बोलने में। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन घ। ये सभी उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के मुख से निकलने वाली श्वास का, मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनि का, मानव के मुख से निकलने वाली चीख का, इनमें से किसी का नहीं। तो ध्वनि विज्ञान है तो हम ध्वनि का ही अध्ययन करेंगे। तो हमारा सही जवाब होगा मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनि का अध्ययन हम करेंगे ध्वनि विज्ञान में। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वृत्ताकार, आवृत्ताकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ओंठों की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय ओंठों का आकार वृत्ताकार होता है, और दूसरा जिनके उच्चारण के समय ओंठों का आकार आवृत्ताकार होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हम सही करेंगे ऑप्शन का और खा दोनों ही सही जवाब हैं। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में या फिर 5 भाग में। तो व्यंजनों को टोटल 3 भाग में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो ये व्यंजन के 3 प्रकार हैं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ख। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है या होते हैं। इस क्वेश्चन का तात्पर्य है ध्वनि का उच्चारण करते समय हम कौन कौन से यत्न करते हैं या फिर कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्वर यंत्री में कंपन। तो उच्चारण के लिए स्वर यंत्र में कंपन होना आवश्यक है। श्वास की मात्रा भी उच्चारण में सहयोग करती है। जिह्वा व अन्य अवयवों के द्वारा, तो जीभ, ओंठ, ये सभी भी उच्चारण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन घ। ये सभी सहायक होते हैं ध्वनि के उच्चारण में। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, विस्मयादि बोधक का। तो जब भी हमें भावनाओं को व्यक्त करना होता है तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ढा वर्ण किस वर्ग में आता है? ढा वर्ण आता है टा वर्ग में। टा के बाद हो जाएगा ठा के बाद डा, फिर ढा और फिर आड़ा। तो टा वर्ग में ढा आता है, तो सही जवाब होगा टा वर्ग। संख्या 13 है, हमें बताना है कि संख्या 13 किस प्रकार की संख्या है? सम, विषम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 13 एक विषम संख्या है। विषम संख्या हम ऐसी संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो।
2 से विभाजित ना हो। या फिर दूसरी पहचान है, जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी इकाई के स्थान पर हो तो वह संख्या विषम संख्या होती है। और अगर इनके स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0 आ जाए तो वह संख्या सम संख्या होगी। तो यहाँ पर 13 का इकाई का अंक 3 है और 3 होने पे ये संख्या विषम होगी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ख, विषम। आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे, पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर और छोटा नंबर, फिर और छोटा नंबर। तो जब भी हम चीज़ों को घटते क्रम में लिखेंगे, बड़े से छोटे का मतलब होगा घटता क्रम। घटते क्रम का मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर और छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ऑप्शन का आरोही क्रम में है, क्योंकि इसमें सबको घटते क्रम में लिखा गया है। 11, 11 से छोटा 9, 9 से छोटा 7, 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 2। भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, सभी। तो भाग में हम जानते हैं कि ये सभी आते हैं। मान लेते हैं हम 2 से भाग करते हैं 5 को, तो ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और शेष बचेगा 1। तो यहाँ पर ये 2 हमारा है भाजक, 5 को हम कहेंगे भाज्य, और 2 ये जो आंसर आया है ये भागफल है, और ये 1 जो बचा है ये हमारा शेष है। तो भाग की अभिक्रिया, भाग की क्रिया में भाज्य, भाजक, भागफल ये सभी सम्मिलित होते हैं। भाषा शिक्षण के पक्ष हैं पठन, लेखन, व्याकरण, सभी। भाषा का शिक्षण ग्रहण करने के लिए पठन, लेखन, व्याकरण ये सभी आवश्यक है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ये सभी। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। भाषा की अज्ञानता से संबंधित इनमें से कौन सी समस्या है? लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, ये सभी। तो अगर हमें लिपि का ज्ञान नहीं है तो हम भाषा का ज्ञान नहीं रख सकते हैं। व्याकरण का ज्ञान भी भाषा के ज्ञान के लिए आवश्यक है, विराम चिन्हों का ज्ञान भी आवश्यक है। तो यहाँ पर सभी सही हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ। 99 में दहाई का अंक है। मान लेते हैं हम एक संख्या लिखते हैं, 99 लिख देते हैं। ये 99 में 2 अंक है, 9 और 9। ये पहले वाले भाग को कहा जाता है इकाई और इस दूसरे वाले को कहा जाता है दहाई। अब इसके आगे सैकड़ा, हजार आएंगे, तो अभी हमें 2 अंक के बारे में ही बात करना है। तो ये इकाई का अंक 9 और ये दहाई का अंक भी 9 है। तो यहाँ पर हमें दहाई का अंक बताना है, तो दहाई का अंक होगा 9। निम्न में से किसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है? हमें बताना है कि इनमें से किसका उच्चारण कंठ से होगा। तो ये है हमारा का, खा, गा, घा। इसे हम कहते हैं का वर्ग। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसे भी ऐसे याद रख सकते हैं, का और का, कंठ में का है और का वर्ग में भी का है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। ये है चा, छा, झा, झा। इसे हम कहेंगे चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ये है टा, ठा, डा, ढा, टा वर्ग। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ये है ता, था, दा, धा, ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो हमें बताना है कंठ से किसका उच्चारण होता है। तो सही जवाब होगा का वर्ग। का वर्ग का उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। ज्ञानार्जन और समृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण और स्व अनुभव। खुद से निरीक्षण करना और अनुभव करना, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और उससे अच्छी बातों को ग्रहण करना। स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास। स्वाध्याय का मतलब होता है मन में चिंतन करना, और पठनाभ्यास का मतलब है पढ़ने का अभ्यास करना। तो ये सभी ज्ञानार्जन और समृद्धि के साधन हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ।
विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, तो ये एक कारण है विराम संबंधी समस्या का, क्योंकि अगर हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करने का ज्ञान नहीं होगा तो हम सही समय पर उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास का अभाव, आत्मविश्वास भी विराम संबंधी समस्या का कारण है। अगर हम में आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो अगर कहीं स्थान पर नहीं रुकना है तो हम वहाँ भी रुक सकते हैं आत्मविश्वास की कमी के कारण। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन का। उपर्युक्त दोनों ऑप्शन सही हैं। विवृत स्वर है, इनमें से कौन विवृत स्वर है? विवृत स्वर का मतलब ऐसा स्वर जिसके उच्चारण के लिए हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। इनमें से आ और औ ऐसे दो स्वर हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें मुंह को पूरा खोलना पड़ता है, जैसे आ, औ। तो ये हमारा विवृत स्वर होंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन ख। आनंद का पर्यायवाची है मोद, प्रमोद, सुख, इनमें से सभी। तो आनंद के ये सभी पर्यायवाची हैं। आनंद का मतलब होता है उत्साह, उल्लास। मोद मतलब भी होता है प्रसन्नता, खुशी। प्रमोद का मतलब भी प्रसन्नता, सुख का मतलब भी उत्साह के क्षण। तो यहाँ पर सभी आनंद के पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो इनमें से कौन संयुक्त नहीं है, हमें ये बताना है। तो अगर हम छा की बात करें तो छा दो व्यंजनों से मिलकर बना है, एक का और दूसरा शा। इया हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है क्योंकि ये किसी के संयोग से नहीं बना है। अगर हम त्रा की बात करें तो ये ता और रा के संयोग से बना है। और अगर हम ज्ञा की बात करें तो ये जा और इया के संयोग से बना है। तो इस प्रकार से छा, त्रा और ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है, परंतु इया संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो दीर्घ स्वर हमारे होते हैं आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऐ, औ। ये है हमारे दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ख। बड़ा आ दीर्घ स्वर है। आ, ई और री ये ह्रस्व स्वर हैं। किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? वा, बा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही पा वर्ग से संबंधित हैं। पा, फा, भा, भा, मा। पा वर्ग के उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। आप चाहें तो बोल कर चेक कर लें। पा, फा, बा, भा, मा हमारा निचला होंठ ऊपरी दांतों को टच करेगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा वा और बा, दोनों ही ऊपरी दांतों को स्पर्श करते हैं उच्चारण के समय। वाक्य में जहाँ बहुत कम ठहरना हो वहाँ हम प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जब हमें पूरी तरह से ठहरना होता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, और थोड़ा ठहरना होता है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब होगा बहुत कम ठहरने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। 4328 में दहाई वाली संख्या कौन सी है? तो हमें दिया गया है 4328। ये हमारी पहली संख्या है इकाई, दूसरी वाली है दहाई, तीसरा है सैकड़ा और ये चौथा है हजार। तो हमें बताना है दहाई। तो दहाई होगा 2। तो सही जवाब होगा ऑप्शन क। जब आंकड़ों को घटते क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनंतर क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, नियत क्रम। तो हमें 2 क्रम याद रखना है, एक अवरोही और दूसरा आरोही। अवरोही क्रम में हम पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या, फिर और छोटी संख्या, फिर और छोटी और ऐसे घटते क्रम में लिखते चलेंगे। और ये जो आरोही क्रम है इसमें पहले छोटी संख्या, फिर और बड़ी,
फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, और इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो ये आरोही क्रम हो जाएगा छोटे से बड़ा और आरोही क्रम हो जाएगा बड़े से छोटा। तो आरोही क्रम को हम कहते हैं घटता क्रम। सही जवाब है ऑप्शन ख। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है? तो किसी संख्या को अगर बढ़ाना है या वृद्धि करना है तो उस प्रक्रिया को हम जोड़ कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 को हमें 3 बढ़ाना है तो हम 2 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो बढ़ाने के लिए हमेशा जोड़ की प्रक्रिया अपनाई जाती है, एडिशन। किसी भी संख्या के मान होते हैं, किसी भी संख्या के कितने मान होते हैं ये हमें बताना है। तो जैसे मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास है 3, तो ये 3 के हम 2 मान लिख सकते हैं, एक स्थानीय मान और दूसरा हम इसका लिख सकते हैं जातीय मान। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के 2 मान होने चाहिए। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है? तो 99। 99 के बाद आता है 100 और 99 के बाद पहली ऐसी संख्या 100 है जिसमें 3 अंक होता है। तो हमारा सही जवाब होगा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। और अगर सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। तो छोटी संख्या लिखने के लिए हम 1 लिख के 0 लगा देते हैं और बड़ी संख्या लिखने के लिए हम उतनी बार 9 को लिखेंगे। जैसे हमें 3 अंक की बड़ी संख्या लिखनी है तो हमने 3 बार 9 को लिख दिया, और अगर हमें 3 अंकों की छोटी संख्या लिखनी रहेगी तो हम 1 लिख के उसके आगे 2 0 लगाएंगे तो 3 अंक हो जाएगा। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, यह किसका कथन है? प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मॉन्टेसरी का, और इनमें से कोई नहीं। श्रीमती मॉन्टेसरी ने सबसे पहले बालकों के बारे में यह वाक्य कहा था कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। साथ ही साथ श्रीमती मॉन्टेसरी ने ही सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों पर आधारित शिक्षण को भी प्रारंभ किया। निम्न में दंत व्यंजन है ना, का, चा, ड, इनमें से किसका उच्चारण दंत स्थान से होता है? तो हम जानते हैं ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। ता वर्ग, ता वर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा और ना। तो यहाँ पर ना एक ऐसा ऑप्शन है जिसका उच्चारण दंत से होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का।